अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब 18वीं तरमीम पर सिंध हुकूमत, बिलावल, मुराद अली शाह ये सब जो है सख्त अपने खदशात का इजहार करते नज़र आते हैं। ये भी कहते हैं कि किसी भी हद तक जाएंगे। हस्पतालों के मामले पर, तवानाई के मामले पर सिंध हुकूमत जो है हमें जहाँ बोलती नज़र आती है, वहाँ हम देखते हैं कि 3 माह के बाद राब्ते बहाल होते हैं गवर्नर सिंध और सिंध हुकूमत के दरमियान। जी हाँ, नासिर शाह जो है सूबाई वज़ीर, उन्होंने तरक्याती मनसूबों पर, महकमों की कारकर्दगी पर गवर्नर सिंध को आगाह किया। अब हम ये भी देख रहे हैं कि पीएसी का जो मामला है वो भी अभी वहीं का वहीं है। सिंध हुकूमत में अगर हम बात करते हैं चेयरमैनशिप के मामले पर, शमीम नकवी साहब कहते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कि अगर चेयरमैनशिप जो है नहीं दी जाती है पीटीआई को यहाँ पर, यानी कि अपोजिशन लीडर है यहाँ पर वो, तो ऐसी सूरत में हर तरह की जो कमेटियाँ हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा। अब ये सवाल यहाँ पर यह भी है कि पीपल्स पार्टी जब बात करती थी विफाक में पीएसी की चेयरमैनशिप के हवाले से, तो उस वक्त उसका मौक़िफ़ क्या था और अब उसका मौक़िफ़ क्या है? वो यहाँ सिंध में आकर इस बात को क्यों भूल जाते हैं? क्या किसी बात की पर्दापोशी की जा रही है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? कहीं कुछ पता ही ना लग जाए? क्या ये मामलात है या कुछ और मामलात है? 18वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या करप्शन के वो केसेस जो मुँह खोले खड़े हैं? इन सबको हम एड्रेस करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो एक ट्वीट आज सुबह हमने देखा कि अफ़गान सदर ने की, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि केपी और बलूचिस्तान में जो पुरअमन मुज़ाहिरीन उन पर तशद्दुद पर अफ़गान हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से सख्त जो है उसको नापसंद किया गया इस बात को। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर सवाल ये भी है कि अब से कुछ देर पहले तक, थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, तो यही अफ़गान सदर इमरान खान साहब को दावत भी देते हैं आने की, अच्छे इजहार ख्याल भी होते हैं, लेकिन फिर एकदम से मौक़िफ़ जो बदल जाना है वो क्या, वो जो मॉस्को में अफ़गान अपोजिशन और तालिबान लीडर्स के दरमियान जो मुलाकात हुई है और जिसमें इन्हें शरीक नहीं किया गया, जो काबिल हुकूमत है उसको नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया, क्या उस हवाले से उनके खदशात हैं? क्योंकि अफ़गान सदर तो चाहते हैं कि वो इन मज़ाकरात का हिस्सा बने, लेकिन तालिबान जो है उन्हें वेलकम नहीं करते, और ऐसे में उनका उठना बैठना, जो कट्टर उनके मुखालिफ है उनके साथ, उनको एक आंख नहीं भा रहा, और शायद वो अब फिर से समझने लगे हैं कि पाकिस्तान ही शायद इस सारी कार्रवाई का जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने तो अपनी सी कोशिश करके देख ली, बहुत कोशिश की, पहले उन्हीं की कोशिश, हमारी ही कोशिशों की वजह से अफ़गान तालिबान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, लेकिन अब वो अगर उनसे मुज़ाकरात नहीं करते तो हम क्या करें? हमने अपनी सी कोशिश की और हम अब भी कोशिश करें, लेकिन देखिए नतीजा क्या होता है। कुछ शायद आपको अपने भी रवैयों को बदलने की ज़रूरत है, और अब आप भी वही बोली बोल रहे हैं जो भारत बोलता है। जितना दुख दर्द हमें मोदी की ज़ुबान में बलूचिस्तान का नज़र आता है, वही दुख दर्द जो है अब हमें अफ़गान सदर के लहजे में सुनाई देता है। 1979 के बाद से जो आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं वो सब किसी से ढके छुपे नहीं। एनीवे, सबसे आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पहले शहबाज शरीफ को खुद ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, अब कहते हैं कि ऑन मॉरल ग्राउंड्स जो है शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, ये भी बातें की जा रही हैं कि इस वक्त जो वहाँ बैठकर जिनसे सवाल जवाब करेंगे उन्हीं के सामने कटहरे में तो वो खुद भी खड़े हैं, लेकिन क्या ये बात आपको पहले मालूम ना थी? चले, अलीम खान साहब ने अगर मॉरली एथिकली एक बड़ा अच्छा काम किया कि जैसे ही उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने फ़ौरन ही इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन क्या अब इस बात को बुनियाद बनाकर आप इस इशू को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं? ये भी एक सवाल है, और साथ सवाल यहाँ पे ये भी है कि अब क्या होगा अलीम खान साहब के बाद? किन किन लोगों के लिए मुश्किलात, यानी कि क्या तमाम सियासी जमातों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? इन सब मौज़ूआत को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमान हैं, बताते चले, हमारे साथ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रहनुमा हमारे साथ रेहान हाशमी है, एडिटर साउथ, और हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, आप बताइए, अभी जो हमने आगाज़ में बात की और सिंध हुकूमत की जो हम ये सारी तमहीद जो मैंने अभी बांधी है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या स्टेक्स क्या है पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जैसे कि वो एड्रेस करना चाहते हैं थ्रू 18वीं तरमीम? देखिए, मैं लेटेस्ट स्टेटमेंट वैसे महरीन उनकी फॉलो नहीं कर सका सिंध हुकूमत की, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर बिजी था और मुझे अंदाजा था कि अफगानिस्तान पे ज़्यादा बात होगी, लेकिन सिंध हुकूमत जो कुछ कह रही है 18वीं तरमीम के हवाले से, उसमें कोई बहुत वजन नहीं है। ये 18वीं तरमीम का जो शोर है, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने और फिर उनके साहिबजादे बिलावल जरदारी भुट्टो ने उस वक्त मचाना शुरू किया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फ़ाल किस्म की JIT इस्टेब्लिश की 35 बिलियन रुपए के फेक अकाउंट्स की तहकीक और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा दबाव है मुझे टारगेट किया जा रहा है ताकि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी कहना शुरू कर दिया। देखिए, आज ही NFC 9th अवार्ड की
जो मीटिंग हुई है, जो 9 बरस से नहीं हो सकी, उस पर कोई फैसला नहीं हो सका, वहाँ जो मीटिंग हुई है वासद उमर साहब की लीडरशिप में, उसमें एक बार फिर इस चीज़ का आयादा किया गया है, इसको रीअफर्म किया गया है कि जो NFC अवार्ड है वो 18th अमेंडमेंट की रोशनी में होगा। बल्कि इस हद तक कहा गया है कि सूबों को जो IMF के साथ जो नेगोशिएशन जो मुज़ाकरात हैं उसमें सूबों को एक रोल दिया जाएगा। इससे पहले जो वाहिद चीज़ हुई वो सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हो रही थी जिन्हा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से और नेशनल कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट के हवाले से, जो 3 इंस्टीट्यूट थे कराची बेस, जो कि 2011 या 13 की एक पिटिशन थी वहाँ के एम्प्लॉइज़ की, फैकल्टी की, जिसका फैसला सिंध हाई कोर्ट ने 2016 में किया और कहा कि इनको फेडरल गवर्नमेंट ही को ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स नहीं है बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। उसी चीज़ पे बहस होते होते 18th अमेंडमेंट का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जिसे वो लोग जो वाकिफ नहीं थे इस डिबेट, उसके बैकग्राउंड से, उन्होंने समझा कि शायद सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम के हवाले से कोई फैसला कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुबालगा आराई पे और एक सियासत पे मबनी है, कुछ हो नहीं रहा 18th अमेंडमेंट के हवाले से। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से, जो कि अभी एक बड़ी वजह बनी हुई है इनके दरमियान तनाज़े की भी, जहां हम देखते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि इसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, कमेटियां नहीं चलेंगी, हम नहीं उनका हिस्सा बनेंगे। फिर जो अपोजिशन, जो उनकी अलाइन अपोजिशन, अगर हम बात करें सिंध में, तो वहाँ पर भी हमें ना इनके ताल्लुकात MQM के साथ कोई अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बाकी लोगों को भी बीच में डाल लें, MMA को हम डाल लें बीच में, हम GDA को डाल लें बीच में, उनके साथ भी कोई इनके मामलात इतने अच्छे नहीं है। ऐसे में अगर ये चेयरमैनशिप जो है किसी और पार्टी को दे दी जाती है या जिस तरह MMA को दे दी जाती है, तो फिर मामलात आपको कहाँ जाते दिखाई देते हैं? यहाँ सिंध हुकूमत में कोई टफ टाइम देने की पोजीशन में है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, वो तमाम सूबों में उसके मुख्तलिफ ही कन्वेंशन फॉलो किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ और आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में वो KP में PTI के पास है, सेंटर में शहबाज शरीफ साहब उसके हेड हैं और कंबाइंड अपोजिशन के पास है। सिंध में भी जो है उसको PTI जो अपोजिशन है उसको जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़े वाज़ेह तरीके से दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा मंसूबा नहीं रखते कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो हम दे सकते हैं तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को। सो इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। आज तो ये बहस, जहाँ तक मुझे पता है कि ये बहस ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है कि फवाद चौधरी साहब ने कल से दोबारा ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर अलीम खान जो है वो अपनी नैब के हाथों गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद रिज़ाइन कर सकते हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया, तो शहबाज शरीफ साहब को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन अभी इससे थोड़ी देर पहले मेरे प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर थे जो साबिक गवर्नर थे सिंध के, उनके कॉमेंट से तो यह लगता है कि PMLN जो है वो इस आर्गूमेंट को बाय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं कि इस वक्त जो गवर्नर सिंध और जो सिंध हुकूमत के दरमियान राब्ते हुए हैं और 3 माह के बाद ये राब्ते हुए हैं, तो कोई आप लोग पॉजिटिवली आगे मूव करना चाह रहे हैं, ये इंडिया है या बस एक नॉर्मल रूटीन मैटर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखें, डॉक्टर साहब की मैं बात सुन रही थी, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जिस पे आपने उनको ऑन बोर्ड लिया, उसमें एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू है और एक आप कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ की बात की आपने। देखिए, 18th अमेंडमेंट एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और उन इंस्टीट्यूशंस का जो बैकग्राउंड आपने बताया, उसमें तो कोई डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये अदालत का फ़ैसला है और फेडरल गवर्नमेंट ने उस अदालत के फ़ैसले पे अमल करना है और उसको एज इंस्टीट्यूट ओन करना है और उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत चलाना है। दूसरी चीज़ जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुई, देखिए इशू ये नहीं है कि शहबाज शरीफ इस वक्त पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है तो उनका कंडक्ट किया है। इशू ये है कि वो उसकी आड़ में रिलीफ क्या ले रहे हैं। उसकी आड़ में उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी की अम्ब्रेला लेके किस तरह से उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी शुरू की जो उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे थे, और ये एक मजाका खेज़ बात है। ये सदी की सबसे बड़ी, मैं कहूँगी कि अनहोनी है कि एक ऐसा शख्स जो खुद मतलूब है, जो खुद करप्शन के केसेस में गिरफ्तार है और जो वांटेड है और जिससे इन्वेस्टिगेशन होनी है, जिससे वो तमाम जो मिसमैनेजमेंट, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी,
मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, एसेट्स बियॉन्ड मीन और दीगर बेशुमार इश्यूज़ जिसमें अहद चीमा भी है, फवाद हसन फवाद के साथ जुड़े ताने बाने हैं, वो सारे शहबाज शरीफ साहब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरलिंक होने हैं। तो जब वो कम्युनिकेशन गैप जानबूझ के इंटेंशनली क्रिएट किया गया कि नैब को वो दस्तयाब ना हो, और नैब को जो तो छोड़े, आज अदालत के अंदर भी उनकी दस्तयाबी नहीं थी, क्योंकि अदालत ने बारहा लेकिन डॉक्टर साहबा हम इस वक्त जो खासतौर पे बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में सिंध हुकूमत के हवाले से अगर जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है और जिसके दावेदार है फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर हम उनके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड विफाक में कुछ और था, उनका यही स्टैंड था कि अपोजिशन लीडर को ही नामजद करना चाहिए चेयरमैन। अब जब आपकी बारी आती है तो वो इस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। तो जी ये डबल स्टैंडर्ड है, ये वो दोहरे रवैये हैं, ये वो नकाब हैं जो वफाक में और ओढ़ लेती है पीपल्स पार्टी, और जब सूबू में जाती है तो वहाँ और तरह का चेहरा उनका नज़र आता है। मेरे ख्याल में जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की फेडरल में बात हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा आस्तीनें चढ़ा के शहबाज शरीफ का जो मुकदमा लड़ रहे थे वो खुर्शीद शाह साहब थे और पीपल्स पार्टी थी। आज वहाँ पे सूबाई असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी हक है वो उसको मिलना चाहिए, और डेफिनेटली अगर इस प्रोसीडिंग को आगे जाना है, पंजाब के अंदर आपने देखा कि तमाम तार हदशात और वो रिजर्वेशन के बावजूद हमजा शहबाज शरीफ जो है वो बने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, जिनके ऊपर नैब के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर बेशुमार केसेस में वो वांटेड हैं। तो वहाँ पे अगर ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इंश्योर हुई तो सिंध में शमीम नकवी फिरदौस शमीम नकवी पे तो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, उनके वज़ात पे तो कोई ऐसा धब्बा नहीं है। वो एक साफ शफाफ लीडरशिप है, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि सिंध में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है पार्लियामेंट की सत्ता से उसका आगाज़ किया जाए। सही, तो किसी बात की तो पर्दादारी है। रेहान, वो जिस पर्दादारी की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे और जवाबदेह होंगे दूसरे, और वो कटहरे में खड़े होंगे, तो वो जो सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे, क्या सिर्फ उसी का उन्हें खौफ है? और साथ ये भी बताएं कि जो इस वक्त अपोजिशन हम देखते हैं सिंध में, तो हमें काफ़ी वीक नज़र आती है पीटीआई यहाँ पर, सिर्फ जीडीआई उनके साथ खड़ी नज़र आती है, एमक्यूएम के साथ उनके ताल्लुकात जो है हमें कभी उतार कभी चढ़ाओ ये सब दिखाई देता है वहाँ पर, जबकि एमक्यूएम कहते हैं बदस्तूर अभी भी इनके साथ खड़े हैं, लेकिन तलखियाँ हमें वहाँ नज़र आती है। तो ऐसे में ये चेयरमैनशिप का मामला कहाँ जाकर बैठेगा, और जो तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के, ज़रा उस पर भी कमेंट कर दें। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन है वो पीटीआई बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एमक्यूएम उनका साथ दे रही है, जीडी उनका साथ देती है, और पीटीआई एज सच खुद अपने बड़ी कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के सिंध में टफ टाइम देने की कोशिश करती है, कभी दे भी देती है, टोकन बायकॉट भी कर देती है। देखें, असल जो झगड़ा है ना वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का नहीं है, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे आपने शुरू में कहा था, पूछा था मोहित पीदार साहब से कि गवर्नर सिंध और हुकूमत सिंध के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नर सिंध इमाम इस्माइल साहब और हुकूमत सिंध के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इवन के जो बिल आते हैं असेंबली से वो पास नहीं हो रहे। हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन भेजा एजाज जाकरानी को मुशीर बनाने के लिए, गवर्नर उस पर साइन नहीं किए। फिर गवर्नर ने अपना मुशीर बनाने के लिए सिंध हुकूमत को कहा, नोटिफिकेशन जारी किए, सिंध हुकूमत ने उसको मना कर दिया। झगड़ा असल ये है कि सिंध हुकूमत चाहती है जो वफाक के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सिंध हुकूमत को भी शामिल किया जाए। उसके जो पैसे हैं जो अभी जो वफाकी हुकूमत कहती है 50 अरब रुपए होंगे, वो सिंध हुकूमत कहती है हमारी मुशावरत से खर्च किए जाएँ। वफाक कहती है कि हम वो पैसा खुद खर्च करेंगे। इसीलिए आज देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमाम इस्माइल को कहा है कि 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए NICVD, JPMC और NACH का। तो इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत ट्रस्ट नहीं कर रही सिंध हुकूमत पे, क्योंकि वो जानती है कि सिंध में करप्शन का जो हाल है, 10 साल में पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया है, तो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं जो सामने आएंगी। सबसे ज़्यादा जो हमें इत्तलात हैं वो कन्फर्म है कि सिंध हुकूमत चाहती है कि वफाक हुकूमत सिंध में जो मनसूबे हैं, ग्रीन लैंड मनसूबा, K4 मनसूबा,
उसमें जो रुकावट है, उसमें जो पैसे हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ करें, जबकि वफाक चाहती है कि हम तमाम पैसे ये देख कर देंगे कि आया इसके तरक्याती काम होंगे में नहीं होंगे। ग्रीन लाइन मंसूबे की आज बात असेंबली में उसकी बात सुनाई दी। सिंध हुकूमत कहती रही वज़ीर ट्रांसपोर्ट के हमें एक भी बस नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत कहती है कि ग्रीन लाइन मंसूबे प्रोजेक्ट तकरीबन पाए तकमील पर है, सिंध हुकूमत बसें नहीं खरीद रही। तो आग मचोली का सिलसिला जारी है। और रेहान, ये जो अददी अक्सरियत है ऐवान में, और जिस तरह से वो जब भी चाहते हैं वो जो बिल जो पास करवा लेते हैं, तो फिर ऐसे में पीटीआई वहां पर कुछ कर सकती नजर नहीं आती। एनआईसीवीडी वापस ना मिला तो इस हवाले से काफी स्टेक्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रिजर्वेशंस हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए आइन कहता है कि गवर्नर इसकी मंजूरी देते हैं। गवर्नर सिंध ने जैसे मंजूरी देने में एक बिल भेजा था, उन्होंने मंजूर नहीं किया, फिर दोबारा असेंबली में गया, फिर दोबारा उसको मंजूर किया गया। अगर 3 दफ़ा वो बिल को भेजा जाए, गवर्नर फिर मंजूर ना करे। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो आईनी हक है किसी भी हुकूमत का, वो असेंबली इसको कर सकती है। तो ऐसे ही हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये कल नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है, 1 घंटे नासिर हुसैन के साथ रहे। तो ऐसा लगता है कि गवर्नर सिंध और हुकूमत सिंध में आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिलेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने बयानात भी देखे। एक तरफ वफाकी हुकूमत कहती थी कि हम सिंध में ज़रूर जाएंगे, तो सईद गनी कहते थे कि हम वफाकी वज़रा का सिंध में दाखिला भी बंद कर सकते हैं। इस बात यहाँ तक पहुँच गई थी। तो नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसको कम होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि नासिर शाह और गवर्नर सिंध की मुलाकात के हवाले से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बिल के हवाले से इत्तेफाक हुआ होगा। रेहान हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। एडिटर साउथ, आप हमारे साथ मौजूद थे सेगमेंट में। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगान सदर जिन्होंने आज सुबह एक ट्वीट की और दोबारा से हमने देखा उनका वो रवैया जो पाकिस्तान के हवाले से अक्सर देखा जाता था। कुछ दिनों के लिए उसमें कुछ नरमी आई थी, लेकिन दोबारा वहीं पर वापस आ गए। तो उसकी वजह क्या है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अफगान सदर की आज सुबह की ट्वीट भी आज सारा दिन मौजूए गुफ्तगू रही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन और समाजी कारकुनों पर होने वाले तशद्दुद पर अफगान हुकूमत की जानिब से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर अशरफ गनी के इस ट्वीट को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। हमारे साथ अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ है। ये जो बयानबाजी अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, और ख़ासतौर पर हमने देखा जो मॉस्को में मुज़ाकरात हुए जो अफगान अपोजिशन और तालिबान रहनुमाओं के दरमियान, जिस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है काबुल हुकूमत को, क्या ये वो वजह है, ये वो वजह भी है जो पाकिस्तान के साथ एक अंदर रवैया रखती है अफगान हुकूमत? दरअसल वजह यह है कि एक प्लान है बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों का पाकिस्तान में वही हालात पैदा करने के जो कि लीबिया, शाम, इराक़ और इजिप्ट में बर्पा किए गए। ये उसी के तर्ज पे एक एफ़र्ट है जो मेरे ख्याल में बेसिकली अमेरिकन इसको फंड कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसने प्लान किया हुआ है। और जो उनका पुराना एजेंडा जिस तरह पश्तूनिस्तान का है, इसमें कुछ नेशनलिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उस प्लान का हिस्सा है, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ जाती है सबूत के तौर पे कि इसके पीछे कौन है। लेकिन समहाउ हमने एक नरम रवैया रखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों की कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पब्लिक जो है सपोर्ट इनको नहीं करती। ख़ास पॉकेट्स है, ख़ास लोग हैं सोच वाले, जिनको 1947 में शिकस्त दे दी गई थी रेफरेंडम में, और वो जो चाहते थे कि पाकिस्तान के वो ख़िलाफ़ थे, वो फिर रहें। अभी यही लोग हैं जो कि सर उठाते हैं, और उनकी अफ़गानिस्तान की हुकूमत मिलती है, उनको पूरा सपोर्ट वो करते हैं। और मेरे ख़्याल में जो पूरा पीटीएम का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें वो कुछ मुतालबात करते हैं, फिर हुकूमत कुछ मुतालबात को पूरा करती है, फिर उसके बाद कुछ और इसमें मुतालबात होंगे, और ये एक फुली रिटन प्लान है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए। सही,
ठीक है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, बैनुल-अक़वामी उमूर पर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप एग्री करते हैं ये जो बात अभी ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं, या ये अगर नुक्ता नज़र भी सामने रखा जाए कि जो मुज़ाकरात की मेज़ पर वो शायद ना आ पाए, जिसकी के रंजिश शायद मौजूद है, वो शायद झलक रही है इस ट्वीट में? देखिए महरीन, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं मैं उसकी पूरी तायद करता हूं। जो आप बात कह रही हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि क्योंकि वो सारा पहलू नहीं है। ये सही है कि इस वक्त प्रेसिडेंट अशरफ गनी बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार हैं। जब वो डेवोस में आए थे जनवरी के तीसरे हफ्ते में, जहां मैं भी मौजूद था, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत खुल के दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल डेलीगेशंस के सामने अपना शिकवा रखा था कि अमेरिका ने और एलाइज ने उनको जो है बेट्रे कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। वहाँ उनकी फेमस स्टेटमेंट थी कि 45,000, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला एज प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, 45,000 अफगान सोल्जर्स जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं इंसर्जेंट्स के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हुए। और उनको ख़तरा ये है कि अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं वो उन्हें बाईपास कर रहे हैं, डायरेक्टली तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। ये और बात है कि गुज़िश्ता अगर 2-3 हफ्तों से आप देखें तो अमेरिका के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों या ज़ल्मे खलीलज़ाद हों या जनरल जोसेफ वॉटल हों जो यूएस कमांड को हेड करते हैं, आईएसएफ कमांड को, वो सभी ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली अफगान हुकूमत जो है अशरफ गनी की, उसके साथ अफगान तालिबान को बातचीत करनी चाहिए। और रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर जो अफगान अपोजिशन है जिसको लीड कर रहे थे साबिक सदर हामिद कारज़ाई साहब, और वहाँ पे हनीफ अतमर भी थे जो प्रेसिडेंशियल एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं जुलाई के इलेक्शंस में। उसके अलावा उसमें बड़ी प्रोमिनेंट अफगान अपोजिशन की ख़वातीन लीडर भी थी। तो ये एक पहला कॉन्टैक्ट है जहां अफगानिस्तान की एक जो मेन स्ट्रीम अपोजिशन है, जो उसका जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसका हिस्सा है, उसकी इंसर्जेंट्स के साथ, तालिबान के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने नमाज इकट्ठे पढ़ी, उन्होंने खाना इकट्ठे खाया, उन्होंने तस्वीरें और सेल्फियाँ वगैरह भी की। अब ज़ाहिर है ये भी सिचुएशन में नहीं बुलाया गया, अफगान हुकूमत को नहीं बुलाया गया, तो एक बहुत स्ट्रेस उनके ऊपर है। लेकिन तहरीक ये जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये तो एक खालिस्तन एक ऐसी मूवमेंट है, ये एक ऐसा यूनिट है जिसको क्रिएट किया है। इसकी डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो एनडीएस है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी फाइनेंसिंग मगरबी ममालिक की है। वो इस चीज़ से भी बहुत क्लियरली हमें समझ आता है कि सिर्फ एनडीएस तो तनहा अगर होती, इसके पीछे अफगान हुकूमत होती, तो इसको इतनी पजीराई जो मिलती है, आप देखिए बीबीसी से, बीबीसी इंग्लिश से, बीबीसी पश्तो से, बीबीसी उर्दू से, वॉइस ऑफ अमेरिका से, डूशे वेले जो जर्मन ब्रॉडकास्टर है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, फिर अमेरिका के थिंक टैंक्स के बहुत से जो बड़े लोग हैं जिनको हालांकि कुछ भी नहीं पता पश्तूनों के बारे में, जैसे माइकल कुगलमैन है, डॉक्टर मार्वन वाइनबॉम है जो थिंक टैंक्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी इस पर कॉमेंट करते हैं, कॉलमनिस्ट भी कॉमेंट करते हैं। तो ये एक ऐसा जो है फितना खड़ा किया जा रहा है। अगर ये सिर्फ इनकी डिमांड वज़ीरिस्तान की हद तक होती, ये कहते हैं कि हमारी जायदादें तबाह हो गई हैं, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए और चीज़ें नहीं, तो बात समझ आती थी कि वज़ीरिस्तान में चूँकि टीटीपी के ख़िलाफ़ एक फौजकशी हुई है, वहाँ ज़ख्म लगे हैं, ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन ये तो पश्तून पूरी कौम जो है उसके कॉज को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कभी सवात में, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में, कभी पेशावर में। हकीकत यह है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आधा कम अज़ कम पश्तून है, उनकी वालदा वज़ीरिस्तान से थी। इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर पश्तून है, इस मुल्क का कम्युनिकेशन मिनिस्टर पश्तून है, इस मुल्क का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है वो पश्तून है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान पश्तून है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो हेड है वो पश्तून है, आर्मी में बड़ी की पोजीशंस पे पश्तून है, ब्यूरोक्रेसी भरी पड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। तो बिल्कुल एक जो है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती, तो ये वो उस किस्म की मूवमेंट है। और जाहिर है जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल है, टीटीपी के बाद अब इन्होंने ये खड़ा कर लिया और हमें इसको बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं कि अफ़गान तालिबान के रवैये में लचक तो हमें दिखाई देती है, जिस तरह उनका मौक़िफ़ भी बदला हुआ है, वो थोड़े नर्म ख़वातीन के हवाले से भी अगर हम देखें, वो कहते हैं हम तो स्कूल जलाने वालों में से बच्चियों के नहीं थे, और साथ ही साथ हमने देखा कि 2 ख़वातीन भी उस ग्रुप में शामिल थी जहाँ ये मुज़ाकरात हो रहे थे। तो ये लचक बताती है डेफिनेटली कि तालिबान जो हैं वो अब चाहते हैं वाकई कि मुज़ाकरात हो जाए। लेकिन अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अमेरिका की तरफ से जो वादे वईद किए गए हैं उनकी तरफ कोई जाता हुआ वाज़े जो इशारा है वो नज़र नहीं आता, आपको ऐसा लगता है वो जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो है इस तमाम चीज़ों को वो बना रहे थे कि उनके जो स्टेट ऑफ यूनियन जो उनका एड्रेस था वहाँ तक हो जाए और वो उस स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में
कोई इस तरह एक मेजर डेवलपमेंट शो करके मेरे ख्याल में उनके दो इशू है। एक जो उनकी फोर्सेस है, उनकी कमिटमेंट अब्रॉड सीरिया में भी और यहाँ अफ़गानिस्तान में भी, और दूसरा इसको इस्तेमाल करके जो उधर वाल वो बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमेरिका में है, वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉपुलर फैसले करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? सारा हो जाए। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में जी हाँ, तो ये दोनों उसके ऊपर वो मेरे ख्याल में नहीं कर सके बाय ड्यू डेट, यानी स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस उनका हो गया है और अभी जो है वो ऐलान नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो पीस टॉक्स है ये तातुल का शिकार हो जाएंगे, एक स्टेलमेट की तरफ चले जाएंगे। इसके अंदर मेजर इशूज़ जो है अमेरिका साइड पे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अपनी जो डेट है विड्रॉल की वो ना बता सके, और दूसरी तरफ जो है वो तालिबान से चाहते थे कि वो सीज़ फायर करें। तो उस पे तालिबान ने कहा कि आप जो ही चले जाएंगे तो हम सीज़ फायर कर लेंगे, और दूसरा ही जो प्रेजेंट अफ़गान गवर्नमेंट है इनके साथ बातचीत की जाए। तो मेरे ख्याल में उस वो जो बातचीत है वो तैयार नहीं हुए, बल्कि तालिबान की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि आप यहाँ से चले जाएं तो ये अफ़गान ही है, हम इनके साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर नज़र आ रहा है कि शायद तालिबान ऐसा कोई एटीट्यूड ना अपना ले कि बस अमेरिका को तो हमने यहाँ से भगाया है, तो यानी कि तालिबान को अब सॉलिड गारंटीज देनी होंगी, जमानतें देनी होंगी, उसके बगैर मामला जो है वो ख़राब भी हो सकते एक्सपेक्टेडली। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महबूब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस सेगमेंट में ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अभी फैसले किए थे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप के हवाले से, और अब जो उसके ऊपर यू टर्न लिया जा रहा है, जो अब कहा जा रहा है वो पहले क्यों नहीं कहा जा रहा था। क्या अलीम खान जो है एक हीरो बन के उभर रहे हैं और अब वो क्या ट्रेंड सेट करेंगे, इस सब पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अलीम खान की नैब से गिरफ्तारी के बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। एक तरफ से आवाज़ आती है कि शहबाज शरीफ साहब पीएससी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दें, तो दूसरी जानिब से आवाज़ आती है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। फिर ये भी बात की जाती है कि इमरान खान साहब की जो सिलेक्शन है उस पर बात की जाती है, पहले जहांगीर तरीन, फिर अलीम खान, और बाकी बातें तो की ही जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त दानियाल चौधरी भी मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दानियाल चौधरी, आपकी तरफ पहले आते हैं, और ये जो इस वक्त गुफ्तगू का रुख जो है इस तरफ मुड़ गया है कि शायद हाई मॉरल ग्राउंड्स पे, या जो भी आप इसे कह ले, अलीम खान साहब ने फ़ौरन ही इस्तीफ़ा दे दिया, तो अब आप लोगों को भी यही मॉरल ग्राउंड्स शो करने चाहिए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएं, या फिर अब आप लोग वही जो आवाज़ें आ रही है कि इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो क्यों मुस्ताफ़ी हो जाएं? देखिए जी, पहले जो बात है कि आज का सिनेरियो और जब शहबाज शरीफ साहब को पीएससी का चेयरमैन बनाया गया था उस सिनेरियो में क्या डिफरेंस है और क्यों इस्तीफा दे दिया जाए, कि यही टाइम था। शहबाज शरीफ तब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, एक प्रोसेस चल रहा था, ही वाज अंडर नैब्स कस्टडी, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टीज की एग्रीमेंट के साथ उनको अपोजिशन लीडर को उनको पीएससी का चेयरमैन बनाया, और इनके 6 महीने में इनके तमाम बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गए। उसमें अलीम खान, जहांगीर तरीन, बाबर अवान, आजम सवाती साहब जो 6 महीने में अपने आउट हो गए हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहा, इनके पास कोई बयानिया नहीं रहा, इनके पास कोई बात करने के लिए जवाब तो अब है ना दानियाल चौधरी साहब, रचाते हैं और शोर डालते हैं। जवाब तो अब है ना, पहले वो आपको करके प्रैक्टिकली नहीं दिखा सके। अब अलीम खान साहब ने प्रैक्टिकली रिजाइन करके बताया कि जी ये तरीकाकार होता है, इस तरह से कीजिए। पहले तो उन्होंने करके नहीं दिखाया, अब तो करके दिखा दिया। देखें, आपने पता नहीं शायद कल इफ्तिखार दुरानी साहब की स्टेटमेंट सुनी या नहीं, इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन है, उसमें उन्होंने क्या बोला, रीजन क्या बताई। रीजन उन्होंने ये बताई कि पीएससी का जो चेयरमैन है उसने नैब के चेयरमैन को जब अकाउंटेबल किया, बुलाया, तो उसको ब्लैकमेल किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला, और उसकी वजह से उन्होंने उसको चीज को बैलेंस करने के लिए अलीम खान को अरेस्ट किया गया। जब एक स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर का, मैं अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में था, तो वहां भी उनके पीटीआई के एमएनए थे इखलाक साहब,
वो भी यही बात कर रहे थे कि उसको बैलेंस करने के लिए। फिर इनके बेशुमार और मिनिस्टर जब ये बात करते हैं तो उसमें क्या चीज सामने आती है कि नैब अंडर प्रेशर है, नैब अंडर ड्यूरस है, और जब नैब का हेड बिकॉज ऑफ ब्लैकमेलिंग या बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर अलीम खान को अरेस्ट करता है तो इनका पूरा केस उधर अरेस्ट करता है कि पूरा जो इदारा, तो हमारा तो मौकफ ही यही था डे वन से कि नैब फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा। तो जब इनका मौकफ यह है कि शहबाज शरीफ को इसलिए हटाया जाए क्योंकि वो नैब के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं पीटीआई के लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तो आई थिंक कि इनके पास ना कोई जवाब था ना है, और अगर जवाब है तो बताएं कि तब शहबाज शरीफ को क्यों लगाया और आज क्यों हटाने की बात आप लोग मानते हैं कि उनको जो पकड़ा गया है वो बैलेंस करने के लिए पकड़ा गया है या वो वाकई जिम्मेदार है? देखिए, हमारा नाम मानना तो इस चीज में हमारा मौकफ ही कोई नहीं ना। नहीं, लेकिन आप कोई राय तो रखते होंगे ना, आपकी राय क्या है? राय तो मैटर करती है। दानियाल नहीं कह रहा, वो इमरान खान का स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है वो कह रहा है। राय डजंट मैटर हियर, व्हाट मैटर्स इज जो इमरान खान का स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसको शहबाज शरीफ ने प्रेशर डाला नैब चेयरमैन के ऊपर। तो इसके बाद क्या राय रहेगी है? इसके बाद अगर वाकई ही उसकी चीज के ऊपर लगाया गया तो सब चीजों को उधर ही रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और सबसे पहले इनको मूव करना चाहिए, नैब के चेयरमैन को हटाना चाहिए। इसमें तो मेरी राय और आपकी राय तो आगे कोई वैल्यू ही नहीं है इसके बाद रखती ना। तो इसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बात तो दुरुस्त कह रहे हैं ना दानियाल चौधरी, बात तो सही कह रहे हैं, हक बजाने में पहले आप लोग लगाते हैं, फिर आप कहते हैं अब इनको उतार दें। ये क्या बात हुई? एक फैसला करें, उसके साथ स्टिक करें। कि आपको पहले नहीं मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नहीं होना चाहिए पीएससी का चेयरमैन, जो अब आपको मालूम हो गया क्योंकि अलीम खान साहब ने इस्तीफा दिया है, तो फिर आपको मालूम हो गया? मेरीन, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए पार्लियामेंट के अंदर तो अपोजिशन का जो कंडक्ट था, जो उनका रोल था, जो रवैया था, उनको पता था कि अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब ने उन तमाम केसेस में जो कि अहद चीमा और फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने उसकी जद में आना है। और शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाने का मकसद ही ये था कि नैब को प्रेशराइज़ किया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि या पार्लियामेंट चलेगी और इस सूरत में चलेगी कि वहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ हो, या हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, हम किसी और यानी वो जहाँ आपको डराएंगे धमकाएंगे कि हम ये नहीं होने देंगे। आपने तो उनके इरादे और मजबूत कर दिए, उनको बता दिया कि आप जो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक था कि हम उस वक्त सिस्टम को स्टेटस को पे छोड़ देते और हम पार्लियामेंट को नॉन फंक्शनल कर देते और हम ये कहते कि जनाब ये ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये था कि इन्होंने बैठ के जो कमेटी बनी, मीडिएशन कमेटी, उसने कुछ स्टैंडर्ड तय किए, कुछ रूल्स और प्रोसीजर जो है उन पे कंसेंसस हुआ कि जनाब ये दायराकार होगा, ये बाउंड्री है जिसके अंदर उन्होंने खेलना है और इससे बाहर वो नहीं जाएंगे। नैब जब उनको बुलाएगी वो नैब में पेश होंगे, अदालत जब बुलाएगी अदालत में जाएंगे और वो शामिल तफ्तीश होंगे। लेकिन जिस दिन से वो चेयरमैन बने आपने देखा कि उन्होंने यहाँ पड़ाव डाल लिया, उन्होंने जो है वो मिनिस्टर एनक्लेव में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली और वो ना अदालत में जा रहे ना वो नैब को दस्तयाब है। और अल्टीमेटली उनका जो रवैया है वो खुद ये, हमने तो उनको मेलाफाइड इंटेंशन से चेयरमैन नहीं बनाया था ना, हम तो ये चाहते थे कि पार्लियामेंट का कंडक्ट भी चले, वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल भी हो और इत्तेसाब का जो अमल है वो भी आगे बढ़े। और उसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप लोग मजबूर में मजबूर होते गए, प्रोडक्शन ऑर्डर भी आप लोग को जारी करवाने पड़े और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आप समझते हैं कि ऐसा करके इन्होंने खुला मैदान दे दिया, ऑपोजिशन को खुला मैदान दे दिया? इसमें कर दूं मैं जी डॉक्टर साहब की इजाजत से सिर्फ एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि देखिए गवर्नमेंट जो है उसका काम होता है कि अपोजिशन को साथ लेके चलना और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना। अब नैब जो है वो गवर्नमेंट के मतहत अदारा नहीं है, नैब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको एम्पावर होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को अब ये हाई मॉरल ग्राउंड पे जो दानियाल अभी चूँकि इमोशनल है, बच्चा है, इसको समझना है कि आप जो दूसरों को अखलाकियात का दर्स देने वाले लोग थे और आपके यही शहबाज शरीफ साहब थे, आज अगर
वो अखलाकियात का ठीक है। कोई एक पहलू डॉक्टर साहब उनकी जात पे हुकूमत को भी ये लागू हो रहा समझना है, चाहिए, उनको हुकूमत front को भी line पे समझना आके चाहिए कि वो resign करना हुकूमत चाहिए। है, वो एक चीज़ अपोजिशन एक नहीं चीज़ है। add वो on जिस कर तरह दूं की बयानबाजियां कि और ये- जिस तरह के जुमले उस जगह से आते हैं या उस साइड से आते हैं, वो मेरे ख्याल से अब नहीं आनी चाहिए। थोड़े सब्र तहम्मुल से भी काम लेना तो बहुत से मेरी मामला एक शायद चीज़ चल अगर पड़ेंगे। मैं डॉक्टर add मोहित कर दूं पिज़ादा साहब, फिरदौस आप प्लीज साहिबा के जरा, लिए। आती हूँ मैं आपकी तरफ। दानियाल साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया था उस वक्त पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का कि चलिए जी मामलात आगे चलेंगे, हमने देखा वो कमेटियां जो बनाई गई वो भी अब कोई काम नहीं कर रही हैं। वो जो हम सुन रहे थे कि शायद इस वजह से लगाया गया है, जबकि दूसरी तावीलें भी मौजूद हैं कि शायद किस वजह से लगाया गया है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। आपने तो अगले को बता दिया ये हमारी कमज़ोरी है, आपने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी करवा लिया, व्हाट नेक्स्ट? महरीन, अब से चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने से पहले जो डेडलॉक था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 6-7 टेलीविजन एंकर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनके ऑफिस में एक मुलाकात की थी 2-2.5 घंटे की, जिसमें मैं भी मौजूद था और वो सारी टेलीवाइज भी हुई। उसमें उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ऑपोजिशन को चाहिए कि किसी और को नॉमिनेट कर दें, और ये बात बहुत अजीब लगेगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नैब ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो उसकी डिटेंशन में हैं और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड भी हों। तो ज़ाहिर है उनका वो स्टैंड जो था वो बड़ा क्लियर था, और इससे पहले वो कई दफ़ा उस बात को दोहराते रहे। सब्सिक्वेंटली चूंकि एक पार्लियामेंट में डेडलॉक था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर अपोजिशन की जमातों ने PMLN को इसमें स्टैंड किया और ये कंबाइंड सपोर्ट किया, और कंबाइंड अपोजिशन का एक स्टैंड था कि अपोजिशन से भी होगा और हमारे नुमाइंदा जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बन पा रही थी, पार्लियामेंट का काम नहीं हो रहा था। तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए PTI ने शहबाज शरीफ साहब को माना, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जब माना भी तो फवाद चौधरी साहब भी, मुराद सईद भी, बहुत से और लोग भी जो हैं वो उसके खिलाफ जो है वो बोलते रहे, वो ये कहते रहे कि हमारा ये ख्याल है शेख रशीद कि ये जो है ये गलत हुआ है। फिर शेख रशीद साहब भी एक पूरी कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल चलाते रहे कि मुझे भी डाला जाए, मैं शहबाज शरीफ को वहाँ पे चैलेंज करूँगा। फिर PMLN की तरफ से ये मुतालबा भी हुआ कि ख्वाजा साद रफ़ीक को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। तो गवर्नमेंट का ये तो मुझे नहीं पता कि किस हद तक हम इस बात को मान सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नैब के चेयरमैन को बुलाया या अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया है, लेकिन एक बड़ी प्रेस्टीजियस और हाई प्रोफाइल पोजीशन है, जिससे जाहिर है कि उनका वो जो पूरा केस है वो एक तरह से इफेक्ट होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल में तो आपको पता चलता है कि वो कोई सीरियस मुलजिम नहीं है। अगर वो इतनी प्रेस्टीजियस पोजीशन में है, मिनिस्टर्स एनक्लेव में रह रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तो वो तासर जो है वो ज़ाहिर होता है। तो गवर्नमेंट एक फ्रस्ट्रेटेड है, और जो दानियाल सही कहते हैं कि पहले भी वही पोजीशन थी, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा है कि फ़र्क तो नहीं पड़ा, उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ा, उस वक्त तक तो दानियाल बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन ये हुआ कि जब अलीम खान की गिरफ्तारी हुई, PTI के मिनिस्टर की, ऑफिस होल्डर था, उससे जब रिज़ाइन कर दिया, तो PTI के पास एक रेफरेंस पॉइंट और एग्जाम्पल आ गई है कि जब हमारे में से एक बंदा नैब ही के हाथों में गिरफ्तार हुआ है तो उसने देखिए रिजाइन कर दिया है, तो शहबाज शरीफ साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन मेरा हाई मॉरल ग्राउंड्स पे उन्होंने इस्तीफा दिया है, या फिर मतलब क्या पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, या और वजह है कोई? देखिए, इस्तीफा तो उनको देना ही चाहिए था जब एक लेकिन उनके देने की वजह आपको पर्टिकुलरली क्या लगती है? उसको देखिए, वो तो ये कह रहा कि शुरू से अगर आप देखें, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है 20 अगस्त को, उसके बाद से उनका प्रिंसिपल यही है कि उनके किसी बंदे के ऊपर अगर इल्जाम लग, देखिए बाबर अवान साहब की तो गिरफ्तारी नहीं हुई ना, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। इसी तरह जो सेनेटर आजम सवाती थे, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, होनी भी नहीं थी, हुई भी नहीं है उसके बाद भी, तो उन्होंने भी जो है वो अपनी पोजीशन से क्या चीज मेरे का एक तरीक़ाकार जो है वो रख रहे हैं सामने कि जब भी इस तरह का कोई मौका है तो हमें ये करना चाहिए। अच्छा, दानियाल चौधरी साहब, एक ट्रेंड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इमरान खान, उसको बाकी ऑपोजिशन बाय नहीं करती है, ठीक है, ट्रेंड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी एक मिडिल क्लास उसको बाय करती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो सारी जमातें इस ट्रेंड को बाय करती होती। देखना, इससे पहले PTI की गवर्नमेंट आने से पहले तो कहीं किसी मिनिस्टर ने इल्जाम लगने पे या इस तरह से रिजाइन नहीं किया, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो एक नया प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी माशरा शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं, उसको बाय नहीं किया जा रहा। ठीक हो गया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल से प्रोग्राम के बाद में फिरदौस साहिबा आपकी बात सुनूंगी। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते पे मुलाकात होगी। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपने तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह हाफिज़।